नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है दुनिया भर में। आपको पता है कि आज हमास और इजराइल के बीच शांति स्थापित हुई है और पीस डील पर साइन भी होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति आज इजराइल में है। वहाँ की पार्लियामेंट में उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ज़बरदस्त बॉम्बास्टिक टाइप भाषण दिया, जैसे वो बोलते हैं कि मैंने पूरी दुनिया में शांति करा दी है और अब ये वो हिस्सा जहाँ हज़ारों साल से संघर्ष चल रहा है, अब यहाँ पर दोबारा कभी संघर्ष नहीं होगा। इसकी मैंने पूरी तैयारी और व्यवस्था की है। और वो अब जाएंगे यहाँ से इजिप्ट, जहाँ पर एक पीस समिट हो रहा है, जहाँ नरेंद्र मोदी को भी इन्विटेशन था, लेकिन वो नहीं गए। हमारे यहाँ से एक स्टेट मिनिस्टर गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए हैं, विदेश मंत्री भी नहीं गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 20 देश वहाँ पर होंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सब वहाँ मिलकर अब ये तय करेंगे कि इस हिस्से में, दुनिया के मिडिल ईस्ट में कभी दोबारा अशांति ना हो। ये एक हिस्सा है, इसकी बात करेंगे। हमास ने आज सारे बंधकों को छोड़ दिया है। जो लोग उसके कैद में रह करके जिनकी जान चली गई, इजरायली नागरिकों की, उनके जो रिमेन्स हैं वो उसको लौटाने अभी बाकी हैं। लेकिन इसके वहाँ शांति हो गई, हमास ने डील साइन कर ली है और यहाँ पाकिस्तान जल रहा है गाजा के नाम पर। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, जो वहाँ पर तहरीक-ए लब्बैक जो कि एक प्रदर्शन कर रहा है पिछले 4 दिनों से, कि पाकिस्तान ने क्यों ट्रंप का ये गाजा पीस प्लान मान लिया। अनऑफिशियली वहाँ कहा जा रहा है लगभग 250 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें पुलिस वाले भी हैं। ऑफिशियली कंफर्मेशन 10 से 15 लोगों की हो चुकी है, लेकिन जो उस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान संगठन को लीड कर रहा है आदमी, और वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, साद हुसैन रिजवी, उसको गोली लग गई। और अगर उसकी जान चली गई तो आप समझिए कि फिर एक ऐसे गर्त पे जाने वाला है पाकिस्तान, ऐसी सिविल वॉर में डूबने वाला है। अभी भी सिविल वॉर ही है, लेकिन फिर वो उसको बस में नहीं होगा उसको रोकना। तो ये 3 हिस्से हैं आज की हमारी चर्चा के। ये जो शांति आई है इजराइल और गाजा के बीच, क्या स्थायी है? दूसरा, प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं गए? और तीसरा, पाकिस्तान में जो गाजा के नाम पर हो रहा है। हमारे मेहमान अर्जुन रमेश हरदास जी अमेरिकन ज्यूश कमेटी से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत अर्जुन जी आपका। मेरे जनरल SBS अस्थाना हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और कर्नल तेज टीकू साहब हमारे साथ हैं। कर्नल साहब बहुत स्वागत आपका भी। मैंने आते ही जैसे देखा अर्जुन जी को तो मैंने पूछा आपने ये गले में क्या पहना हुआ है? बड़ा प्रोमिनेंट सा एक लॉकेट है, उस पर एक वो भी है, रिबन भी है, पीस रिबन। किस लिए सर? ये प्रिजनर्स के लिए होता है। अच्छा। ये शुरू हुआ था वियतनाम वॉर के टाइम पे, जब अमेरिकन सोल्जर फैमिलीज जब ये अपने घरों में, अपने लॉन्स में ये येलो रिबन बांधते थे टू इंडिकेट प्रिजनर्स। अमेरिकन सोल्जर्स जो थे, प्रिजनर्स थे वियतनाम में, उनको याद करने के लिए। और अंदर जो डॉग टैग है, विच द सोल्जर्स आर फेमिलियर विद, दिस इज, इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग देम होम इन हिब्रू एंड इंग्लिश, सेइंग ब्रिंग देम बैक, bring them home, the hostages. They are not prisoners. आज तो खुश होंगे आप? जी, लेकिन मैं आज इसको भी पहना रखूंगा जब तक सारे जो अनफॉर्चुनेटली जिंदा नहीं बचे, वो जो होस्टेजेस हैं, जब तक वो आएंगे वापस, सबके सब जो 28 के करीब लोग जो हमास की कैप्टिविटी में जिनकी जान चली गई, उनके बॉडी रिमेन्स आने चाहिए। ट्रंप साहब ने इसको ऐसे पेश किया, मैंने पूरी स्पीच उनकी सुनी जो उन्होंने इजराइल की पार्लियामेंट में दी है, कि जैसे मतलब उन्होंने उस पूरे इलाके में अब हमेशा के लिए शांति स्थापित कर दी है। जबकि ये उस पीस प्लान का पहला फेज है, केवल पहला फेज, जिसमें बंधकों की रिहाई थी। इधर इजराइल को भी कुछ बंधक छोड़ने हैं और उसके बाद इजराइल की सेना थोड़ी सी पीछे ऑलरेडी हट चुकी थी। जी। और वहां पर एड जाना शुरू हो जाए ह्यूमैनिटेरियन। इतना ही हुआ है, उतना ही हुआ है। हाँ, आपको इससे ज्यादा कुछ होगा की उम्मीद है? अगर हमास इन्वॉल्व है, नहीं, क्योंकि वो कुछ ना तो कुछ तरीका ढूंढेंगे कि इस सिस्टम को डिसरप्ट करने के लिए। इनका तरीका है डिसरप्ट करने का। अभी आप देखिए, अभी एक दिन 24 घंटे, फिर 50 घंटे से ज़्यादा नहीं हुए जब से अनाउंसमेंट हुई है सैटरडे में, ये सब उन्होंने ऑलरेडी लोकल जो अपने लोग हैं, जो एंटी हमास एलिमेंट्स हैं गाजा में, उनको गोली मारने शुरू कर दिया है पब्लिक में। Why? They just want to eliminate if they want to be unchallenged. अच्छा, कि जब अगर कुछ आगे जो भी हो, कोई और आए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आए, कोई इंटरनेशनल फोर्स आए, द आर्म फोर्स हैज टू बी हमास, मे बी नॉट बाय नेम, लेकिन वो रहेंगे इन कंट्रोल और कोई चैलेंजर ना हो। इनके सोचने का मैं आपको ये एक चीज, अगर मैं थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको ये बताऊं। 7 अक्टूबर के बाद लोगों ने जब देखा क्या हुआ 2 साल पहले, उसके बाद करीब इजराइल ने अटैक रिटेलिएशन शुरू कर दिया अबाउट 2-3-4 दिन पहले। उसके बाद करीब 8-10-12 अक्टूबर को, 16 तारीख को करीब एक हमास के इंटरनेशनल, जैसे बोलते हैं हम उनको, लेकिन एज नॉर्मल टेररिस्ट, कतर में जो बैठे हैं, टर्की में जो बैठे हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया
एक इंटरनेशनल टीवी चैनल के साथ, और एक और जर्नलिस्ट ने वेरी इनोसेंटली पूछा, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह का डिस्ट्रक्शन उस समय शुरू हुआ था, अगर ये सब का डिस्ट्रक्शन आपको पता होता कि क्या होगा जब इजराइल रिटेलिएट करेगा, क्या आप करते जो आपने किया 7 अक्टूबर को? कहते हर रोज करेंगे, हर बार करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं फिर भी करेंगे, और अगली बार, और अगर हमारे पास तरीका होता कि हम पूरे इजराइल को अटैक कर सकते हैं जिस तरह के गाजा एनवेलोप में कर सकते थे, किया है, हम सबको मारते हैं। उनका जो हैंडबुक है, उनका जो डॉक्ट्रिन है, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है पीस कि आगे बात करेंगे, कुछ करेंगे। प्रॉब्लम इजराइल से है या यहूदियों से है? यहूदियों से, इजराइल से। I mean, it's both ways. यहूदी, Israel is a Jewish state. Yes, but it has also got 20% non-Jews. Arabs also. They will kill them also, and they did kill. 7 अक्टूबर को Arabs, Christians, Hindus, Buddhists were also killed. अब मैं ये समझना, आप कह रहे हैं हमास जब तक है, एग्जिस्ट करता है, वो इजराइल को बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। और वो है पब्लिक फेस। चाहे अरब लोग मरते रहे, चाहे फिलिस्तीनी जितने मर जाएं, कोई फर्क अभी 67,000 1 लाख उनको चाहिए शहुदा। दे वांट द शहीद, द सिविलियंस हु आर डाइंग, जो गाजन सिविलियंस जो मर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहिए मरें ताकि उनको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करें कि देखो जूस क्या कर रहे हैं, देखो इजराइलीज क्या कर रहे हैं। गाजा के लोग जो हैं, आम लोग, वो आप मानते हैं कि हमास के पीछे वही लोग थे या उनका समर्थन था? और क्या अब आज भी वो हमास के साथ हैं, या अब हमास एलिनेट हो गया है, अब वो गाजा के लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमास मारे? आइडियोलॉजी तो वही की रही है। आफ्टर ऑल, अगर आपको याद होगा 2007 में इन्हीं को वोट किया था, इन्होंने इलेक्ट किया था इनको। 2005 में जब इजरायली गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था गाजा से, 2 साल के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वहां पर, इलेक्शंस हुए, हमास जीता इलेक्शन में, ओपन इलेक्शन, वोट दे के लाए, सपोर्ट था। और उन्होंने क्या किया, पहले दिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स थे, जो भी उनको हाथ में आए, उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से छत से गिरा दिया या शूट कर दिया। इट वाज अ कू बाय हमास टू टेक ओवर गाजा स्ट्रिप। दे जस्ट थ्रू देम आउट। सो द पीपल आर, एंड अगर आप 7 अक्टूबर को भी देखिए, गाजा के जो फोर्सेस थे, जो द रिदवान फोर्सेस जो आए थे, जो उनके जो मेन आर्म्ड ग्रुप्स हैं, दे अटैक्ड। उनके पीछे वो करीब 2000-3000 थे, उनके पीछे 3000 सो कॉल्ड सिविलियंस आए लूट मार और मारने के लिए। 7 तारीख को नॉट इन यूनिफॉर्म, वी कांट कॉल देम सिविलियंस, बट नॉट इन जो डिस्ट्रक्शन वहां हुई है, गाजा तो खत्म ही हो गया सर, खत्म ही हो गया, वो शहर ही नहीं बचा। उसके बाद आपको लगता है कि जरूरी ये है ना कि वहां पर अब किसी भी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स को जगह ना मिले, तभी तो ये पीस, लास्टिंग पीस हो सकती है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो पहले कभी नहीं, और ये बात सच है, ट्रंप को क्रेडिट जाना चाहिए जो उन्होंने कराया, वो ये कह रहे हैं कि पहले कभी मुस्लिम दुनिया जो थी, खासकर अरब वर्ल्ड, उसके अंदर ये एक राय कभी नहीं बनी किसी स्थायी शांति को लाने के लिए। आज वो हमारे साथ हैं। अगर इजिप्ट है साथ में, कतर है साथ में, जैसा आपने दोनों देशों का नाम लिया, ठीक सही बात है कि हमास को इन्हीं जगहों पर ज्यादा पनाह मिली है। अगर आज वो भी राजी हैं इस पीस डील के लिए जिसमें हमास को हथियार छोड़ने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकली लगता है उस रीजन की हिस्ट्री जानते हुए कि वहां शांति आएगी? देखिए, शांति तो नहीं आएगी, हाँ, लेकिन कारण क्या है कि जो अभी एक डेवलपमेंट हुआ है, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। Definitely. क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए जो जितनी भुखमरी थी और जितनी उनकी यातनाएं वो सह रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि होस्टेजेस ने तो कोई कसूर नहीं था, तो उन्हें तो छूटना ही चाहिए। और उनकी जो बॉडीज़ हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, वो भी सही है कि वो तो बॉडीज़ तो मिलनी चाहिए। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक अच्छा काम किया है, और ये अच्छा काम इसलिए भी माना जाए कि अगर आप देखिए अरब वर्ल्ड का जो रिएक्शन था 7 अक्टूबर को, उनका ये कहना था कि भाई पैलेस्टीनियंस के हम साथ हैं, लेकिन हमस के साथ नहीं थे। इस किलिंग में वो साथ नहीं थे, और इस किलिंग में मुझे नहीं लगता कि किसी भी अरब कंट्रीज़ जो है वो हमस का इसमें बहुत ज़्यादा उसके साथ में वो मौजूद थे, या उनको एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। तो बढ़ावा नहीं दे रहे थे, पनाह तो दे रहे थे, हमास वाले थे। पनाह कतर में था, बाकी जगह भी हुआ था, लेकिन ये जो एक्ट हुआ पनाह, ये लोग तब
उससे पहले दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि 7 अक्टूबर से पहले हमास को पनाह नहीं मिल रही थी। उस समय उनको कई और देशों में भी पनाह मिल रही थी। लेकिन 7 अक्टूबर का जो एक्ट हुआ वो उसने सबको नाराज कर दिया कि इस चीज़ से कि भाई ठीक है, पैलेस्टीनियन कॉज बैक बर्नर में चला गया था, आप उसको आगे उठाना चाहते हैं, वहाँ तक बात सही है, ऐसा वो सब मान रहे थे। लेकिन किलिंग्स, जिस किस्म से ब्रूटल किलिंग्स हुई 7 अक्टूबर को, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको उसके फिर आपको लेकिन अब क्यों लग रहा है शांति नहीं होगी, स्थायी हाँ, शांति? अब मैं बता रहा हूँ क्यों शांति नहीं होगी। इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहले तो कुछ हद तक मैं मेरे को पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ। हाँ, अर्जुन जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि देखिए, जो लोग मर रहे हैं उनकी यातनाएं या उनकी जो कुर्बानियां हैं, उससे ना तो हमास को कोई फ़र्क पड़ता है ना इजरायलियों को कोई फ़र्क पड़ता है। ये दोनों ही जो हैं कट्टर हैं। दोनों का ही ये मानना है, इजराइल का, नेतन्याहू के जो हार्डलाइनर्स हैं उनका ये मानना है कि हमास को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये पूरा का पूरा ग्रेटर इजराइल होना चाहिए, फ्रॉम जॉर्डन रिवर टू सी, ये पूरा ग्रेटर इजराइल होना चाहिए। और बाकी जितने यहाँ पे अरब हैं, पैलेस्टीनियन हैं, वो नंबर 2 सिटीज़न होंगे, मालिक जो है वो जीव होगा। ये इनके हार्डलाइनर्स का मानना है। जहाँ तक हमास का मानना है, हमास का मानना है कि नहीं, इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। ये दो हार्डलाइन जो बनी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि हमास को लाने वाले भी नेतन्याहू थे, मदद करने वाले भी नेतन्याहू थे। हमास को हुआ क्या था कि जब नेतन्याहू आप देखिए 20 साल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि उनको जब लगा कि ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वर्चस्व बढ़ रहा है और ये वर्चस्व गाज़ा में भी बढ़ रहा है, तब उन्होंने एक बुढ़ा आदमी था जो अपंग था, हमास का जो लीडर था, उसको बुलाया और उस बंदे को जो है उन्होंने मदद देने की कोशिश की। पैसे भी दिए हैं इन्होंने, नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने किसी ज़माने में। लेकिन हुआ क्या कि ये फिर बन गए कट्टर, और ये इन्होंने जो एक्ट किया वो किया, और जाहिर है कि वो तो टेररिस्ट एक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात बताई कि पीस क्यों नहीं होगी, देखिए, पहला फेज़ सही है कि आराम से निकल गया, जो एक्सचेंजेस हैं ये एक्सचेंजेस हो जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत आती है कि हमास को ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमने हथियार दे दिए तो चाहे जितना मर्जी प्रॉमिस करें प्रेसिडेंट ट्रंप, ये इजरायली नेतन्याहू हमें छोड़ेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मारेगा। तो हम हथियार नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी आपको थोड़ा सा सुन के अचरज होगा, अभी भी आज की डेट में भी हमास की पॉपुलैरिटी गाज़ा में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा है। मैं यही जानना चाह रहा था उनसे कि क्या उसको अभी भी सपोर्ट है? हाँ है। और क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं करा पैलेस्टीनियंस के लिए, और उन्होंने भी है भाई इलेक्शन नहीं करा है। वो चाहे जितना मर्जी हीरो बनते रहें, 20 साल से इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं कराया है, और वो भी जो है एक काफ़ी हद तक करप्ट हैं, उनके भी बच्चे बाहर पड़ रहे हैं। तो नफरत उन लोगों के लिए भी है। हमास को पब्लिक सपोर्ट है अभी भी, आपने कहा। यानी हम एक्चुअली अगर नामों में ना पढ़ें, हमास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी छोड़ दें, सीधी सी बात है सर, वहाँ इजराइल में जो लोग सत्ता में हैं, और हमास को, गाज़ा को कोई तो चलाएगा, कोई तो बॉडी आएगी वहाँ पर। वो शांति चाहेगी आगे या नहीं चाहेगी? ये 2 साल की जंग ने लोगों को कुछ सबक दिए हैं कि नहीं दिए? सवाल ये है। देखिए, आपको शायद हैरानगी होगी ये सुनकर कि जैसे ही इज़राइल के ट्रुप्स, खासकर उनके जो हेवी वेपन आर्मर्ड कोर यूनिट्स थे, जो वो वापस आए उस लाइन पर जहां उन्होंने बोला हम विड्रॉ करेंगे, तो इस पूरे क्षेत्र में, गाज़ा में, जहां कुछ भी नहीं बचा है, एक भी बिल्डिंग नहीं बची है, हज़ारों लोग आ गए, हज़ारों लोग निकल गए, और वो क्या नारे लगा रहे थे? यहूदियों हम आ रहे हैं। और उन्होंने उस जंग का वास्ता दिया जो 8वीं सदी में जब इस्लाम इस्टेब्लिश हो रहा था और यहूदियों के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो नारे लगाए उधर, और ये बोला कि हम फतेह हो गए। आप ये नहीं समझो हम जीते। हाँ, हम जीते। ये नहीं आप सोचो कि पाकिस्तान में ही उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर हमने जीता, ये इनकी मानसिकता ही है। तो मैं मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बोला है कि हम स्थायी शांति लाएंगे, ये मुश्किल है। मैं तो बल्कि ये भी बोलूँगा कि इसका फेज़ 2 जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहाँ से कि हम डिसआर्म नहीं होंगे।
हमास के पास दो चीजें हैं अभी बची हुई। एक बची हुई थी आज के कल तक, एक उनके पास हॉस्टेजेस थे, क्योंकि वो हॉस्टेजेस का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। पहले एक हॉस्टेज के लिए 1100 पैलेस्टीनियन हमास मिलिटेंट्स को रिलीज़ किया जाता था, वो उनके हाथ से निकल गई, जो फेज़ 1 था। दूसरा है उनके पास हथियार है और पब्लिक सपोर्ट अभी भी है। तो अगर वो डिसार्म हो जाएंगे तो ये उनके लिए सरेंडर से भी वर्स्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब वो डिसार्म हो जाएंगे कहाँ? उनको बोला आप डिसार्म हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाएंगे? एक भी अरब देश उनको लेना पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हमास से, हिजबुल्लाह से, हूथी से सब अरब परेशान थे, क्योंकि वो ईरान के प्रॉक्सीज थे। और ईरान और अरब देशों में जितने भी सुन्नी देश है, वहाँ पर टर्की को छोड़कर, टर्की थोड़ा दूर है वहाँ से, सिविलाइजेशन जंग है उनके बीच में। जब 7 अक्टूबर हुआ, यह भी बताया जाता था। सिविलाइजेशन जंग क्या? मुसलमान और यहूदियों के बीच? शिया सुन्नी वाला, ओके, ईरान वाली बात। ईरान। सो अब क्या हुआ, जब 7 अक्टूबर हुआ, यह भी अटकनें लगाई जाती थी कि भाई सऊदी अरेबिया इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनने ही वाला था। हाँ। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना से वो पीछे हट गए। तो मेरा मानना यह है कि वहां पर जितने भी अरब देश हैं, पाकिस्तान की बात हम बाद में करेंगे, जितने भी, बिकॉज स्टेक अरब देशों के, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनकी ज़्यादा स्टेक है वहाँ पर, बिकॉज नज़दीक में रह रहे हैं, उन्होंने देखा है फ़लस्तीनियनों को। तो वो तो खुश होंगे, क्योंकि वो इनसे वैसे ही नफरत करते हैं। आपने सुना होगा कई साल पहले जब ज़ियाउल हक ब्रिगेड कमांडर थे, वो अपनी ब्रिगेड को लीड कर रहे थे जॉर्डन में फ़लस्तीनियन के बरखिलाफ, और इतने फ़लस्तीनियन को उनको मार दिया। कोई भी उनको लाइक नहीं करता है, और तब हमास था नहीं, तब पीएलओ था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको कौन पसंद करेगा। तो मैं मानता हूं कि अभी क्या, जैसे एक विक्टर है जो लड़ाई जीतता है, वो अपनी शर्तें हारने वाले के ऊपर लगाता है, यही हुआ है। और हमास के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर वो बचाना चाहते हैं अपने आप को, कि सरेंडर करना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। और जरूरी ये भी है कि जितने देशों का आपने नाम लिया, 4, आज ट्रंप बार बार उन 4 देशों की तारीफ कर रहे थे, अरब स्टेट्स की, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। और देश आएंगे, इजराइल को स्वीकार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। लेकिन आई विल जस्ट रीटरेट तो 2 चीज़ों के बारे में। एक तो जो साहब ने बताया कि जो स्लोगन्स यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्लोगन आपने भी सुना होगा, खैबर खैबर अल यहूद। दैट मीन्स दे रेफरेंस टू अ Jewish village in what is now Saudi Arabia, in called खैबर, जिसको प्रॉफेट मोहम्मद ने सीज पे रखा था। उन्होंने सरेंडर किया अंडर अग्रीमेंट्स दैट पीपल विल बी अलाउड टू गो, women and children। कुछ नहीं, जैसे सरेंडर किया, एक को खत्म कर दिया। और कैसे खत्म कर दिया वो भी टीवी पे नहीं बताएंगे, लेकिन वो बता भी नहीं सकते आप। ये वो याद, आज भी वो नारे लगा रहे हैं। आज भी नारे क्या, तुम्हें तब खत्म किया था, अब खत्म करेंगे। क्या क्यों खुद बर्बाद हो गए, दूसरी बात, लाख लोग मर गए उसके बावजूद। बिकॉज वो उनके हिस्टोरिकल है ना। नंबर 2, दूसरी बात, लॉजिक के हिसाब से तो कहाँ का क्या है, वो तो सब कुछ उल्टा ही है। Israel occupies, so-called occupies, 0.1% of the entire Arab Muslim world. Not more than that. But the presence of that 0.1% of non-Muslim occupying so-called Waqf state is not tolerable. They don't want it. तो इसलिए आपने पहले पूछा, the concept of peace, everlasting, it is not going to happen. इसी के लिए इजराइल को भी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ये लोग भी कहीं रहेंगे। इजराइल क्यों नहीं? This is not about Palestinians. It is not about Palestinian, not about the Arabs. Technically, I don't call them Palestinians, but the Arabs. It is not about them. आपको पता है कि 19, I don't know कब से, वो partition plan of UN partition plan of 1947, 29 November, तब से Arabs of this region को ऑफर मिला है for a state. The best offer 25 years ago under President Clinton and under Prime Minister Ehud Barak, 96% of the West Bank, East Jerusalem, and जो 4% जो नहीं मिल रहा था उनको West Bank का, land swap with some territory inside Israel.
एंड गाजा। एंड गाजा। ओके, इसको मिला के पैलेस्टीनियन एक State. एक नेशन Nation. कंट्री बनाने State. का ऑफर दिया था। एक लिंडन मना साहब कर ने भी बोला कि इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता था और ये मना माने कर नहीं। दिया। क्यों? ये भी आप सोचिए क्यों, आप समझिए क्यों। एक बार जैसे बोलते हैं कि नेशन स्टेट, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अ नेशन स्टेट एवर, बिकॉज व्हाट अ नेशन स्टेट मीन्स इज फिक्स्ड बाउंड्रीज, फिक्स्ड बॉर्डर्स, द अदर साइड एंड यू हैव टू अग्री ऑन अ फिक्स्ड बॉर्डर। अगर इन्होंने फिक्स्ड बॉर्डर अग्री किया, पैलेस्टीनियन और हुएवर एल्स अगर अग्री कर दिया, तब वो क्लेम नहीं कर सकते इजरायली टेरिटरी पे। दे कांट मेक एनी क्लेम्स ऑन इजरायली टेरिटरी। इसके लिए वो खुद अपने लिए एक देश स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसलिए शुरू में किया नहीं। नहीं, अब तो लेकिन नेतन्याहू तो खुल के कहते हैं ना, मैं पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनने दूंगा नेक्स्ट। नहीं, तो वो तो खत्म हो गया, वो तो है। अब वो तो ड्रीम अब वो ऑफर चला गया कंप्लीटली ऑफ द टेबल, नॉट फॉर द नेक्स्ट 50 सो इयर्स। व्हाट डज इजराइल वांट? हाउ, मतलब कि कैसे एग्जिस्ट करें इनके साथ? कैसे कर रहे? वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दे विल डू, एज फार एज आई कैन जस्ट गेस, आई मीन आई कैन नॉट स्पीक ऑन द इजरायली गवर्नमेंट्स बिहाफ, इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कनेक्ट फ्रॉम गाजा completely. No water. Do you know that 100% of electricity and water is supplied by Israel? Gaza has not developed in the last 20 years. तो अब इजराइल वो भी नहीं देगा? क्यों दे? अपनी शर्तों अभी पर बोला तो है, डिसोसिएट कर लेगा पूरी तरह गाजा पूरे को। डिस्कनेक्ट कंप्लीटली। इजिप्ट को और करना है, फोर्सेस जो करना रखेगा है। अपनी वहां पे? नहीं, इनसाइड गाजा नो, दैट विल बी डिसाइडेड। buffer zone बनाने की बात मेरा अपना मानना है कि नहीं, बफर जोन वो रखेगा, पूरा बफर नहीं जोन, रखेगा। बफर जोन पूरा तो नहीं देगा, पूरा नहीं बफर जोन तो निकलेगा। इस पीस प्लान अभी में उन्होंने देखिए बट ऐसा लेकिन है, एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की अब कोई बात नहीं कर रहा। नो क्वेश्चन ऑफ इट। नो क्वेश्चन। और ये देखिए, और हाँ, इन मुस्लिम देशों ने भी नहीं मांगा सर, ये इसके लिए एग्री कर गए? नहीं नहीं, अभी they आप have देखिए also दो got- तीन चीजें उभर के सामने आई हैं। नंबर एक, पैलेस्टीनियन देश की किसी ने बात नहीं करी अभी तक। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने बोला है कि पहले मैं अभी उन्होंने 45% एरिया खाली करा है, 55% उनके पास है। इससे पीछे वो तब जाएंगे जब बाकी की चीज़ें मानी जाएंगी। बाकी की चीज़ें अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो 55% भी खाली नहीं करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि और इतना वो पहले ही बोल चुके हैं कि अगर ये सब हो भी जाता है तो भी मैं बफर जोन तो रखूंगा ही रखूंगा। तो ये कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हार्डलाइनर्स की बात है, जैसे मैंने बताया, ग्रेटर इजराइल का जो ड्रीम है वो नेतन्याहू का खत्म नहीं हुआ। तो उसमें ये उस ग्रेटर इजराइल के प्लान में ये फिलिस्तीनियों का, गाजा के लोगों का क्या सोचा गया है? उसका ये है कि सारा कुछ इजराइल का होगा, बस ये सारे के सारे जो हैं ये सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। ये है जो इनका इस पीस प्लान में इतनी तो शर्त डाली गई है ना कि आप इनको भगाएंगे नहीं, इनको रहने देंगे गाजा में। क्योंकि पहले अगर आप याद करें तो जब ट्रंप शुरू में जब आए थे तो वो भी बड़े जोश में थे कि रवेरा बनेगा एंड देश अरब कंट्रीज मस्ट एक्सेप्ट एंड दे शुड बी अलाउड टू गो आउट वगैरह वगैरह करके। तो ये पहले इनके था, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया, इसमें भी कोई शक नहीं है, और यह इसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। और कुछ कंप्रोमाइज उन्होंने नेतन्याहू से भी करवाया, ठीक है, ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा। बात को आगे बढ़ाते हुए, ये इतनी चर्चा में आपको ये पता लग गया कि ये इतना आसान मसला नहीं है जितना ट्रंप साहब क्लेम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ आगे, गाजा के लोग वहां रहेंगे, लेकिन गाजा बर्बाद हो गया है। हमास हथियार अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर जंग होगी, और इजराइल के पास अगर उसके हॉस्टेज वापस आ गए हैं, अब उसको दोबारा गोली चलाने में या गोला चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बंधक उसको वापस मिल चुके हैं और एक बफर स्टेट वो अपने लिए रखेगा। फिलिस्तीन के राष्ट्र की किसी ने मांग नहीं की। May I just add one line? Is that this is a ceasefire plan, हाँ, not a peace plan. नॉट अ अच्छा सीज़फायर प्लान ही Ceasefire, which means if anything is broken, back to. अब ये जो अभी ट्रंप पहुंच गए होंगे शायद अब तक, वो शर्म अल शेख इजिप्ट में जो समिट हो रहा है उसमें शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं, दुनिया के 20 बड़े देश वहां पर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं गए आपके हिसाब से, या जाना चाहिए था? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए हमारा डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मिडिल ईस्ट में। जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है वहाँ पर, तो प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का क्या स्टेक है सर? इस्लामिक देश, सिर्फ उस नाते न्यूक्लियर पावर, सुन्नी एक्सेस, सुन्नी तो वो तो आपको पता है पाकिस्तान का तो कहीं चले जाएगा जहाँ फ्री है तो। पाकिस्तान, ये अलग बात है कि देश में कितनी इसकी मुखालफत हो रही है, बट दे आर देयर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था अपने स्पीच में, और वो जो बात बोलता है ना वो करता भी है। वो उसकी कितना भी नुकसान हो उसको, उसने बोला हम रिवेरिया बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हम दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। मुझे लगता है प्लान वही है,
लेकिन इसका तरीका जो है उन्होंने डिफरेंट चुना है। पहले उन्होंने बोला था गाज़ा को अगर आप लोगों ने जाना, आप जाइए यहाँ से, हम आपको जाने की इजाज़त देंगे, आपको बसाएंगे भी और हम इस जगह को ज़बरदस्त बनाएंगे, जैसे बेरूत था एक ज़माने में। तो मुझे लगता है वही स्थिति वापस आ रही है। आज अभी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 200 अमेरिकन ट्रूप्स हैव ऑलरेडी लैंडेड देयर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी दी, वो जो रिकंस्ट्रक्शन बॉडी या क्या नाम दिया उसका हेड भी हैं वो। हाँ। वो गाजा में क्या करेंगे, बहुत पैसा डालेंगे, पीस बोर्ड का चेयरमैन बनाया उन्होंने बोर्ड के खुद को। चेयरमैन है। पीस बोर्ड। वो पैसा डालेंगे, डेवलप बहुत करेंगे और गाजन को बोलेंगे भाई आप मजे करो लेकिन हथियार मत उठाओ, ये हमस हमस खत्म करो और गाजा हम चलाएंगे। गाजा हम चलाएंगे। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू ऑलराइट सर, अब ये जो थोड़ा पाकिस्तान में जो मारकाट मची हुई है, सिविल वॉर जैसे हालात हैं, क्लेम किया जा रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये इतना कट्टर है कि ये 2017 में एक बार इसने इस्लामाबाद को घेर लिया था और 21 दिन तक इस देश की राजधानी को घेरे रखा था। ये चाह रहा था कि और कठोर ईश निंदा, एंटी ब्लास्फेमी लॉज बनने चाहिए। 2020 में जब फ्रांस में मोहम्मद साहब का कार्टून बन गया, दुनिया भर में विवाद हुआ था, तब इसने इतनी हिंसा की थी, उसके बाद इसको बैन किया था पाकिस्तान ने। लेकिन है ये पक्का प्योर पाकिस्तान की आर्मी का प्रोजेक्ट, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो इसको सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लश्कर तैयबा को भारत के बॉर्डर पर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए रखा है, देश के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसको रखा था। लेकिन ये इतने कट्टर हैं, गोली खाली लेकिन खड़े हुए थे वहाँ पे, आप सोचिए। और इनका जो हेड है उसको गोली लग गई सर। हाँ, मैं आपको एक चीज़, तो आपको शायद याद नहीं होगा कि साद रिजवी का जो बाप था जिसने एक्चुअली बनाई थी उसको कैसे मरा वो ज़बरदस्त। उस वक्त वो फौज के बरखिलाफ थोड़ा थोड़ा जाने लगा था। तो उसको बोला जी तुम बीमार हो गया, और कमरे में गया और कोई आकर उसको इंजेक्शन लगा दिया, और दुनिया को मालूम था कि ऐसा एजेंटों ने उसको इंजेक्शन मार के वो इमीडिएटली मर गया। फिर ये उसका बेटा आ गया, सेना ने मारा उसको। हाँ, ऐसा बोला जाता है और इस पे हम यकीन भी कर सकते हैं क्योंकि सडनली वो मर गया जब वो बहुत ताकतवर हो रहा था। लेकिन क्या चक्कर है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये ऐसा ज़बरदस्त रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान में जो भी इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, वो LET हो या जैश हो या जमात इस्लामी हो या तहरीक लब्बैक हो, ये पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स हैं। और जब भी पाकिस्तान में आर्मी हुकूमत करती है, ये इसके सबसे बड़े एलाइज होते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है, आपने जो अभी बताया, इमरान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया, नवाज शरीफ के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। और मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक क्या इतना ज़्यादा शोर मचाएगी जब पाकिस्तान आर्मी का चीफ खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम इस ट्रम्प के प्रपोजल के साथ हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हालात इतने ख़राब करवा रहे हैं ये लोग पाकिस्तान के अंदर कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि भाई मार्शल लॉ लगा दो, सेना टेक ओवर कर ले, ये भी एक एंगल है इसमें। मे बी भाई है तो देखिए, सेना बैक्ड लोग हैं, हाँ, आर्मी बैक्ड लोग हैं टोटली। और वहाँ अभी आर्मी नहीं लगाई इनके खिलाफ, रेंजर्स, पुलिस और रेंजर्स, और पुलिस वाले मर रहे हैं वहाँ पे, पुलिस वालों को भी गोली लग चुकी है। और मैंने पहले भी कहा था सर, अगर ये साद हुसैन रिजवी इसका हेड अगर मर गया तो क्या होगा। पाकिस्तान की हालत देखिए सर, बलूचिस्तान में लोग मार रहे हैं उनकी फौज को, KPK में कितना मार रहे हैं, बॉर्डर पे तालिबान तुमको मार रहा है, और अब ये पंजाब ही बचा था इनके पास, पंजाब में ये शुरू हो गया। आपका हार्ट ऑफ पंजाब में हो रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूँ, सॉरी फॉर 1 मिनट। आप हमें ये भी मालूम होना चाहिए, पता है हमें एक्सपीरियंस है, US का बहुत हमेशा रोल रहता है पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में या डिस्टेबलाइज करने में। उन्होंने ऑलरेडी मुनीर को एंडोर्स किया है, ट्रंप ने 2 बार उनको बुलाया, तो उसके पास तो पूरा परमिशन मिला है कि एक एंगल आपने दिया कि कहीं मिलिट्री टेक ओवर की कहानी तो नहीं बन रही है। दूसरा, बट इज पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल नाउ? नहीं, पाकिस्तान इज सर्टनली इन ट्रबल। पाकिस्तान मुसीबत में है, और पाकिस्तान में चाहे वो बाहर के, अभी आप देखिए अगर तालिबान से लड़ाई हो रही है और तालिबान ने उनकी कई चौकियों के ऊपर हमला कर दिया है, तो ये भी एक बहुत भयानक मुसीबत है। और उसी के साथ साथ बलूचिस्तान में जो है, खैबर पख्तूनवा में जो है, और अब ये इंटरनल लाहौर में जैसे आपने बताया ये सिचुएशन आ गई है। जहाँ तक आसिफ मुनीर का सवाल है, मेरा अभी भी अपना मानना है कि उसको ये जो सिचुएशन है कि ये सारी जितनी गड़बड़ है वो शहबाज शरीफ के सिर पे मढ़ो, अच्छा। और सारी पावर खुद एंजॉय करो।
ये उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आसिम मुनीर विलेन नहीं बन रहा है? इसमें आसिफ मुनीर विलेन नहीं बन रहा है। इसमें शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ वो उसके ऊपर कहा जा रहा है। ओके। ये शहबाज शरीफ मान गया और आसिफ मुनीर ने कुछ इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। ओके। और कल भी मैं किसी चैनल पर था जो पाकिस्तानी वो बता रहे थे, उनका ये कहना था कि पॉलिटिशियंस माने, सेना नहीं मानी। हाँ सेना वाह वाह वाह, जहाँ अच्छा हो वहाँ हम है। हाँ। गाली खाने के लिए, गोली खाने के लिए हाँ, यहाँ बस, सरकार है। करगिल नवाज शरीफ ने किया, मुशर्रफ ने खैर, नहीं किया। यही वही बात पाकिस्तान है और ये यही साइकिल रिपीट होती है वहाँ हर कुछ बरस के अंदर। वही दोबारा वहाँ हो रहा है। जब आप कट्टरवाद की बुनियाद पर नींव में ही कट्टरपन डालेंगे किसी देश के, तो वहाँ यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और उम्मीद हम ये करें ट्रम्प जो कर रहे हैं वो उसमें कामयाब हो, क्योंकि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। हम पीस के साथ हैं, पीस रहे और टिके पीस मिडिल ईस्ट में। हमारी दुआ है। रमेश अर्जुन जी बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम में आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा दिन है। कर्नल जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल टिक्कू बहुत धन्यवाद आपका।